तो आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के इंटेक्स क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। तो चारों में भी अलग अलग क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया है, वाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनी लिंक टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखो बहुत लोगों तो क्वेश्चन पढ़ के एकदम बोलेंगे क्या पूछ लिया। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या पूछा गया है कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो हमारे अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे आई। अब देखो नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद, मतलब कि मतलब एक राष्ट्र बनाना, जैसे कि सबके अंदर यूनिटी लाना। तो क्या राष्ट्रवाद की भावना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसी जुड़ी है वो हमें पूछा गया है। अब बहुत लोग को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं पता होगा। तो देखो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था कि जब जो कॉलोनी है वो क्या करे, कॉलोनाइजर को अपोज करने लगे। नहीं समझा तो देखो, जैसे इंडिया एक कॉलोनी है और ब्रिटिश क्या है, उनके कॉलोनाइजर, मतलब कि ब्रिटिश ने कब्जा करके रखा है इंडिया पे। अब अगर इंडिया वाले ब्रिटिश को अपोज करेंगे, जो जिसने कॉलोनी बना के रखी है उसको अपोज करेंगे, तो क्या होगा, उसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोला जाएगा। आपको समझा कि जब कॉलोनी जो है अपोज करने लगे कॉलोनाइजर को, तो उसे बोलेंगे हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सिंपल सा सटीक सा आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कि कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक्ड है नेशनलिज्म की भावना इंडिया में। तो देखो पहले एक इंट्रो लिखोगे आपकी, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन द कॉलोनी इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ड्यू टू द फैक्टर मेंशन बिलो। तो कुछ फैक्टर्स है, उसको देखेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या पॉइंट है, पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो क्या करने लगे, जो लोग हैं अपने पास यूनिटी, मतलब लोग क्या करने लगे, खुद के अंदर यूनिटी पाने लगे। जैसे कि सब ब्रिटिशर्स से परेशान थे अलग अलग रीजन से। जैसे कि समझो आप कोई रीजन से परेशान हो, मैं कोई रीजन से परेशान हूँ, और हमारा एक फ्रेंड है वो भी कोई रीजन से परेशान है, वो भी एक इंसान से हम तीनों परेशान हैं। तो क्या हम तीनों के अंदर यूनिटी हुई, हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे आपस में बातचीत करेंगे, बोलेंगे कि हम तीनों मिलकर इसको टपकाएंगे। तो देखो कितना यूनिटी आ गई हमारे में। तो वैसे ही क्या हुआ था कि पूरे इंडियन, जो जितने भी इंडिया के लोग थे उनमें क्या आ गई थी, यूनिटी आ गई थी। कैसे, ब्रिटिशर्स को अपोज करते करते। अब सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड भी सेम पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक ही साथ, कि देखो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइम मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। जैसे मैंने बोला कि अभी ब्रिटिशर्स सब पे क्या कर रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं अलग अलग। तो क्या है, सब मिलके अगर अपोज करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग जो ग्रुप है वो टाई होएगी, मतलब बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट होने लगेंगे, ये बोला गया है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या दिया है, एज ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम। सो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। देखो पहले ही क्या हुआ, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको आंसर अच्छे से समझ जाएगा कि देखो भले ही क्या हुआ कि सब यूनाइट तो हो रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने रीजन से यूनाइट हो रहे हैं। देखो जैसे कि कुछ लोग तो परेशान है कि उन लोग ज्यादा टैक्स लगाते हैं। अब लेबर रहेंगे वो बोलेंगे उनसे फोकट में काम कराते हैं, बिना बहुत कम पैसा देते हैं। कुछ और लोग रहेंगे उनको बोलेंगे कि बेकार जैसा काम करवाते हैं। मतलब क्या है, सब लोग अलग अलग रीजन से परेशान है, सबका सेम रीजन नहीं है, लेकिन सब क्या है, ब्रिटिशर से परेशान है। और देखो महात्मा गांधी ने क्या किया था, इस सब चीजों को, सब लोगों को क्या किया था, एक ही मूवमेंट में टाई करने की कोशिश की थी, जिससे वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर सके। अब देखो ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये 5 मार्क्स के लिए आंसर है। अभी एक पॉइंट और आएगा लास्ट, ये 5 मार्क्स के लिए है। अभी आपके एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे तो आप क्या करो, 2 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, जितना लिखना है लिखो, पूरा मत लिखना, क्योंकि पूरा जो 5 मार्क्स के लिए है, अभी 2 मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का लिखोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अब देखो लास्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, दस इंस्पायर्ड द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, different group and committees came under the banner of Indian National Congress and took part in various movements which were anti-colonial or against the British। तो देखो जो स्टार्टिंग का 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट वो मेन पॉइंट है वो लिखोगे तो आपको पहले से नंबर मिल जाएंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो देखो क्या बोला गया है कि ये सब चीज़ों के चलते ही मतलब जो इंडियंस हैं उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट्स लॉन्च किए, गांधी जी ने कैसे मदद की, मूवमेंट उन लोग ने लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसे ही बोला गया था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो 4th पॉइंट है वो एक्स्ट्रा है, आप नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो 2 पॉइंट है आप लिखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा ए। अब देखते हैं बी, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है
कि पहले हमको पूछा था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे हेल्प करता है, अब पूछा है वर्ल्ड वॉर कैसे हेल्प किया हमको। तो देखो वर्ल्ड वॉर इंडिया खुद जाके नहीं लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर में पहली बात इंडिया नहीं लड़ रहा था, बाहर की जो भी कंट्रीज थी वो लड़ रही थी, इंडिया लड़ ही नहीं रहा था। दो पावर थी, एक्सिस पावर और एलाइड पावर, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो पावर लड़ रही थी और इंडिया उसमें लड़ नहीं रहा था। तो इंडिया कैसे लिंक्ड है उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट कैसे आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, वो हमें पूछा गया है। देखो इंडिया नहीं लड़ रहा था, लेकिन ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं वो लड़ रहे थे। अब उससे हम कनेक्ट करके चलेंगे कि क्या दिया है। तो देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एज इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एज मेंशन बिलो। अब देखो हमारी सिचुएशन एकदम अलग ही हो गई थी, एकदम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम अजीब सी हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते। क्या हुआ था, देखो पहली बात ब्रिटिशर्स क्या थे उस टाइम पे, हमको कब्जा करके रखे थे, ठीक है। अब ब्रिटिश हमको कॉलोनी बना के रखे थे, तो सब सामान हमारे इधर से ही लेके जाएंगे, कॉलोनी है हम उनकी, तो उनकी मर्जी चलेगी ना, तो ये हो जाता। तो देखो द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। अब देखो क्या थे, ब्रिटिश उधर लड़ रही थी, अब ब्रिटिश के पास क्या था, उतना सारा गन विन नहीं था, तो क्या किया उन्होंने इंडिया से मतलब टैक्सेस के जरिए, मतलब बोल सकते बहुत ज्यादा उन लोग ने कॉस्ट लगा दिया था, इंडिया पे टैक्स लगा दिया था, इनकम टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत सारी चीजें कर दी थी। उसकी वजह से उन्होंने अपना मतलब बंदूक खरीदा ताकि लड़ सके वर्ल्ड वॉर में। सेकंड हमने देखते हैं द वॉर लोन वेर टेकन एंड मोर टैक्सेस वेर इम्पोज। वॉर लोन ले लिए गए थे, ब्रिटिश ने वॉर लोन ले लिए थे ताकि वो लड़ सके, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे, सामान वामान नहीं आएगा, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा टैक्स भी इम्पोज कर दिया था, किस पे, इंडिया पे इम्पोज किया था इन्होंने टैक्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं कस्टम ड्यूटीज़ वेर रेस्ड, कस्टम ड्यूटीज़ भी लगा दी गई थी बहुत सारी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इनकम टैक्सेस वन इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्सेस सब लिख सकते हो एक साथ। और फिफ्थ पॉइंट द राइज इन प्राइस लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल। अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर सब सामान लेके जा रहे थे इंडिया से, और ऊपर से उस टाइम ऐसा हो गया था कि ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं हो रहा था, क्रॉप भी बहुत फेल हो गई थी, तो उसकी वजह से जो भी फूड की प्राइस थी, जो भी सामान की प्राइस थी, वो डबल से ट्रिपल हो गई थी उस टाइम पे। अब देखो ये 5 पॉइंट तो हमने देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कैसे इम्पोज किया था हमारे ऊपर, मतलब कि बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत बुरी चीज़ें की थी। तो ये कैसे लिंक्ड है उससे, तो अभी लास्ट के जो 3 पॉइंट है उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखो 6 पॉइंट हमें क्या दिया है, देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन रूरल एरिया ड्यू टू द फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब देखो क्या हुआ, इतना तो इन लोग ने मतलब इतना ज़्यादा इन लोग ने हमारे ऊपर हुक्म चलाया। अब देखो इन्होंने क्या किया, हमारे गाँवों से क्या करने लगे, सोल्जर्स भी लेके जाने लगे, फोर्स रिक्रूटमेंट। मतलब कि अगर समझो एक माँ का बच्चा है, वो रोड पे खेल रहा था और ब्रिटिशर शायद देखे उसको उठा के लेके चले गए, उसकी माँ को पता भी नहीं चला, शाम को बच्चा घर पे नहीं आया, उसको लगेगा फिर गया मेरा बच्चा। तो ये बात है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि जबरदस्ती क्या कर रहे थे, उन लोग लेके जा रहे थे इंडियन को, क्या करने के लिए, उधर लड़ने के लिए, ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए। अब देखो अगर इंडिया में लड़ाई होती तो हमारा कोई भी इंसान रहता जाता, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान रहता जाता, लेकिन अभी ब्रिटेन की लड़ाई है और इंडिया का कुछ उसमें हाथ ही नहीं है, इंडिया बीच में पड़े ही क्यों, इंडियन सोल्जर बीच में पड़े ही क्यों, मतलब बिना कोई फीलिंग के वो लड़ने लगा उधर। उसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं, इन 1918 to 1919 and 1920 to 1921 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। देखो जब हम बोलते हैं ना मुश्किल आती है तो पूरा एक ही साथ आ जाती है, देखो इधर वैसा ही हो गया था कि देखो पहले से इतना टैक्सेस के जरिए बहुत ज़्यादा प्राइस भी डबल हो गया था सब चीज़ का, इसके जरिए इंडियंस जो थे वो पहले से ही सह रहे थे, ऊपर से पूरा क्रॉप भी फेल हो गया उस टाइम पे, और उसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हो गया। और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, पहले से ही हमारे पास खाने को खाना नहीं है, हमारा उठा के लेके जा रहे थे वो, क्योंकि वॉर में लड़ना था सोल्जर्स को। तो देखो कितना ज़्यादा जुल्म किया है उन्होंने हमारे ऊपर। उसके बाद देखो देयर वॉज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक टू। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemics. People thought that their hardship and suffering would come to an end after the World War, but that did not happen. So these factors were responsible for the rise of nationalism in India. अब इतना सारा चीज़ इन लोग ने कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो इसकी वजह से जो सब हमारा इंडियंस थे उनके अंदर डिसकंटेंट जागने लगा कि उन लोग
बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के, और इसी चीज़ की वजह से जो नेशनलिज्म की भावना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सब लोग एकदम पागल से हो गए कि ब्रिटिशर्स को अभी हटाना ही है इधर से। अब इधर क्या बोला गया है 8th पॉइंट में, 8th पॉइंट में ये बोला गया है कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, मतलब बोल सकते हैं महामारी भी आ गई थी उस टाइम पे। जैसे हमने देखा है कि 2020-21 में जब कोरोना चल ही रहा है अभी भी, तो देखो महामारी आ गई थी, वैसे ही उस टाइम पे महामारी आ गई थी और 12 to 13 मिलियन पीपल जो है मर गए थे। इतने लोग मर गए थे किसके चलते? बहुत लोग भूखमरी के चलते मरे थे और बहुत लोग तो हेमाइन के चलते मरे थे। उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक चलते। उसके बाद देखो ये था हमारा पूरा 8 का 8 पॉइंट। मैं वापस बोल रहा हूँ कि 5 से 6 मार्क्स का आंसर हो जाएगा अगर आप पूरा 8 पॉइंट लिखोगे। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 या 6 मार्क्स का आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 8 पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं सी हमें क्या दिया है, वाई वेर इंडियन आउटरीच्ड बाय रॉलेट एक्ट। अब देखो ये क्या क्वेश्चन दिया है हमें। तो देखो जो इंडियंस थे वो एकदम बौखला से, एकदम पागल, गुस्सा क्यों हो गए थे रॉलेट एक्ट से जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था। ब्रिटिशर्स ने जो रॉलेट एक्ट लाया था उससे जो इंडियंस थे वो गुस्सा क्यों हो गए थे। आउटरीच मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना। तो देखो इसका आंसर देखते हैं। They had hoped that after the war, their hardship would be over and the government would take step to improve their condition. तो देखो पिछला जो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर बी, आपने देखा जैसे, तो उसमें हमने देखा था कि उन लोगों ने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर दी थी। तो उस टाइम पे लोग क्या सोचने लगे थे कि शायद वॉर चालू है इसलिए इन्होंने हमारे पर इतना ज़्यादा जुल्म करके रखा है। जैसे एक बार वॉर खत्म हो जाएगा शायद इन लोग हमको थोड़ा रिलीफ करेंगे, मतलब इतना भी हमको ये नहीं करके रखेंगे, इतना भी टैक्स नहीं लगा कर रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे। ये सब ये सोचे थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वॉर खत्म हुआ कुछ उल्टा ही हो गया। इन लोगों ने क्या कर दिया, देखो दे हैड होप दैट आफ्टर द वॉर देयर हार्डशिप वुड बी ओवर एंड द गवर्नमेंट वुड टेक स्टेप टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ही नहीं लिया इनका कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट गॉट द रॉलेट एक्ट पास इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो अब इधर क्या दिया है कि इन लोग ने ठीक है कुछ किया नहीं, इनकी कंडीशन कुछ इम्प्रूव की तो नहीं, लेकिन एक एक्ट पास कर दिया, रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इससे क्या होता है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या होता है कि समझो जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर कोई भी इंसान है, 2 से 3 जन अगर मिल के बात करने लगे कहीं या फिर गवर्नमेंट को अपोज करने, सिंपल सी बात है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें क्या हुआ था कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बात करता है या फिर अगर कोई आदमी के ऊपर शक हो जाता है कि ये मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको उठा के जेल में डाल देंगे पहली बात, और 2 साल तक उसको मैजिस्ट्रेट मतलब कि जज साहब के पास लेके नहीं जाएंगे। तो देखो इंडिया में क्या होता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट मतलब जज साहब के पास लेके जाना होता है कि उसने गुनाह किया है कि नहीं किया, उसको न्याय मिलना चाहिए 24 घंटे के अंदर कि अगर उसने कुछ नहीं किया रहे। इधर क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट में क्या बोल दिया गया था, अगर किसी के ऊपर शक हो तो उसे लेके जाएंगे हम लोग जेल में और उसे 2 साल तक जेल में रखेंगे। 2 साल होने के बाद उसे हम क्या करेंगे, जज साहब के पास लेके जाएंगे। तो 2 साल तो उसको सजा ही मिल गई बिना कुछ किया, अगर उसने कुछ किया नहीं रहेगा तो ये एक्ट आपको समझा होगा क्या एक्ट था। अब देखो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो वही है कि द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो जैसे वही पॉइंट था वो हमने देखा कि 2 साल तक ट्रायल नहीं होगा, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जाएंगे उसको, उस 2 साल के बाद उसको लेके जाएंगे। तब फायदा क्या हुआ, 2 साल तक तो उसको सजा ही मिल गई। अब उसके बाद देखते हैं 4th पॉइंट, द रॉलेट एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज ब्लैक लॉ। तो देखो इसे काला कानून भी बोला गया था, आपने सुना होगा बहुत बार काला कानून, तो यही है, रॉलेट एक्ट ही है काला कानून जो बोलते हैं ब्लैक लॉ। एंड द इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी डिसाइडेड टू अपोज इट बाय नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट विच विल स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो देखो 6 अप्रैल 1920 या 1921 ऐसा ही कोई डेट था, उसमें क्या किया गया था, जो गांधी जी है उन्होंने क्या किया गया था, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ अपोज करने को सोचा था। क्या अपोज करने को सोचा था, ये रॉलेट एक्ट, वो भी कैसे, नॉन वायलेंट तरीके से। वो धरना देने को बोले थे, हड़ताल करेंगे, कितने 6 अप्रैल को वो हड़ताल करने को बोले थे। तो देखो ये हो गया हमारा सी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो डी हमें क्या दिया है, वाई डिड द गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखो इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, मतलब कि सब मिलके
ब्रिटिशर्स को अपोज करने लगे थे पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे सब मिलके ब्रिटिशर्स को अपोज करने लगे थे। तब तक गांधी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ या फिर विड्रॉ कर दो, बंद कर दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि सब तो ठीक चल रहा था। क्यों बोला था वो देखते हैं। तो देखो, गांधी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस सच एज चौरी चौरा इंसिडेंट। अब देखो क्या हुआ था कि गांधी का आइडियोलॉजी क्या था? नॉन वायलेंट। तो देखो, गांधी जी ने बोला था कि हम नॉन वायलेंट तरीके से सब चीज करने वाले हैं, लेकिन सब लोग ट्रेन नहीं थे ना इतना कि बाकी जो पूरे इंडियंस थे सबको तो नहीं पता था ना कि नॉन वायलेंट कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे धरना देना है। बहुत जगह पे क्या हुआ था, जैसे चौरी चौरा में क्या हुआ था, लोगों ने लड़ाई कर दी थी, बहुत लोग को मार पीट दिया था, ब्रिटिशर्स को मार दिया था। तो ये गांधी जी ने बोला कि ये नॉन वायलेंट तरीके से हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो वायलेंस में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो पहली बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये है, he felt that सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। अब देखो उन्होंने क्या बोल दिया कि हम मास स्ट्रगल करेंगे, दूसरी बार भी करेंगे, वापस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे सत्याग्रही को, मतलब जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, सत्याग्रही जो हैं, उनको पहले अच्छे से ट्रेन करेंगे। ट्रेन क्यों करेंगे? क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, वो क्या करने लग रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आ रहे हैं, वायलेंट मीन पे उतर आ रहे हैं। और गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंट। उसके बाद दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। उसके बाद ही जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मास स्ट्रगल लॉन्च करेंगे। उसके बाद दस गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसीलिए गांधी जी ने क्या बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अभी बंद किया जाए, अभी नहीं करेंगे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि क्या है, लोग वायलेंट मीन पे उतर आ रहे हैं, नॉन वायलेंट तरीके से बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। तो देखो, ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 1। और बाकी ये अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। देखो, मैं पूरा आपको डिटेल में हर एक आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, और ये आंसर जो ये 2 मार्क्स के, 2 या 3 मार्क्स के लिए ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।